हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ सीए वीरेंद्र कुमार गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे IFRS 13 या फिर इंड AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। एसेट्स का फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैसे किया जाता है और उसकी इंडस्ट्री में जनरल प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, आज इस स्टैंडर्ड में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा देखिएगा तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आएगा कि इंड AS 113 या IFRS 13 कैसे काम करता है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। इसमें हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो वैल्यूएशन करने की टेक्निक है वो भी समझेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि हम उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं हम IFRS 13 और इंड AS 113 जो कि है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट, व्हाट डज दिस स्टैंडर्ड इंक्लूड? इस स्टैंडर्ड में क्या है? ये स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब करता है कि किस तरह से हम लोग सभी तरह की एसेट या लाइबिलिटीज का फेयर वैल्यूएशन कर सकते हैं। किस तरह से हम इसका फेयर वैल्यूएशन कर सकते हैं। व्हाट दिस स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? ये स्टैंडर्ड ये बताता है कि एसेट लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन करना कैसे है, लेकिन ये स्टैंडर्ड ये नहीं बताएगा कि आपको कौन कौन सी एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन करना है। तो कैसे करना है वो स्टैंडर्ड बताएगा, लेकिन किस एसेट लाइबिलिटीज का करना है वो स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा। दूसरा क्या इंक्लूड नहीं होता स्टैंडर्ड में? जो यूनिट्स हैं वो इंडिविजुअली आपको कंसीडर करनी है या कंसोलिडेटेड, वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड आपको बताएगा। कि मान लीजिए एक ही तरह के काफी सारी एसेट्स हैं तो उनको एक साथ क्लब करके वैल्यूएशन करना है या अलग अलग, तो वो इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा। क्या क्या आइटम आउट ऑफ स्कोप है? सबसे पहला शेयर्ड बेस्ड पेमेंट्स, रिकवरेबल अमाउंट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू और लीज ट्रांजैक्शन। ये चार चीजें इस स्टैंडर्ड से आउट ऑफ स्कोप हैं। IFRS 9 क्या बताता है? वो बताता है कि आप कब आपको फेयर वैल्यू का क्लासिफिकेशन करना है और मेजरमेंट करना है। और IFRS 13 क्या बताएगा कि आपको एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे करना है। IFRS 13 will not tell which asset liabilities to be measured, मतलब आपको ये नहीं बताएगा ये स्टैंडर्ड की कौन कौन सी एसेट लाइबिलिटीज को वैल्यू करना है। वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बताएगा। जो एसेट है जैसे इन्वेंट्री का है स्टैंडर्ड, या शेयर्स का है या इन्वेस्टमेंट का है, वो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में लिखा होगा कि इस एसेट्स का वैल्यूएशन करना है। लेकिन कैसे करना है उस स्टैंडर्ड से आपको वापस आना पड़ेगा IFRS 13 या इंड AS 113 में कि इस एसेट का वैल्यूएशन करना कैसे है। फेयर वैल्यू के कुछ बेसिक्स हैं जो बहुत जरूरी से हैं हमें समझने, और ये सारी टर्म्स हम डिटेल में समझेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा आज। द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड बाय सेलिंग एन एसेट और अमाउंट टू बी पेड टू ट्रांसफर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो दो तरीके से प्राइस को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो यदि हमारे पास कोई एसेट है उसको बेचने से क्या पैसा मिलेगा। दूसरा, हमारी कोई लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी कैसे खत्म होगी, कितना प्राइस हमें पे करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस। लेकिन उसके लिए कुछ रिलेटिव टर्म्स हैं। ये जो सेलिंग ऑफ एसेट या ट्रांसफर या सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी है वो कैसे होनी चाहिए? इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। इन तीनों ट्रांजेक्शन या इन तीनों जो टर्म्स हैं इनको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, वो हम डिटेल में समझते हैं। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन विदाउट फोर्स नो इन्फ्लुएंस। तो मान लीजिए किसी ने अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लव या अफेक्शन के कारण किसी को 40 लाख रुपए में दे दी या 50 लाख रुपए में दे दी, तो वो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी।
क्योंकि वो उसमें इन्फ्लुएंस है, या किसी ने जबरदस्ती किसी से पेपर साइन करवा लिए विद फोर्स, तो वो भी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। तो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन वो होगी जिसमें कोई फोर्स ना हो या कोई इन्फ्लुएंस ना हो, नॉर्मल। दूसरी, सेल ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन इज नॉट ट्रीटेड एज ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। जब लिक्विडेशन होता है किसी कंपनी का या किसी पर्सन की एसेट का, तो उस केस में भी वो ऑर्डरली नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत प्रेशर होता है और वो सही प्राइस डिटरमाइन नहीं करता लिक्विडेशन के केस में। मार्केट पार्टिसिपेंट कब ट्रीटमेंट होगी? वो फुल्ली नॉलेजेबल होने चाहिए, अनरिलेटेड होने चाहिए। यदि ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के बीच में है, हस्बैंड टू वाइफ या एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव, तो वो नहीं माना जाएगा। विलिंगनेस टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, जो दो लोग ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं उनकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उस ट्रांजैक्शन में एंटर करवाया जा रहा है। दे विल हैव टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन एंड विल टू स्पेंड मनी, उनकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस दुकान में जाना है और ये कपड़े खरीदने हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती कोई उसे भेज रहा है कि आप इसको खरीद के लाओ। विलिंगनेस टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन एंड स्पेंड मनी। कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन, तो मतलब उनके पास जेब में पैसे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे है नहीं और हम खरीदने चले, मैं दुकान में जाके कहता हूं अच्छा ये सूट कितने का है, 50,000 का, ठीक है जी मैं ले लूंगा इसको 2 महीने बाद, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज मार्केट पार्टिसिपेंट। तो वो इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। मेजरमेंट डेट ऑफ वैल्यूएशन, exit price, value based on exit price. Exit price means the price which you pay to acquire an asset or to settle a liability. तो एग्जिट प्राइस क्या होता है कि उस प्राइस पे या तो आप कोई एसेट लोगे पेमेंट करके, या फिर पेमेंट करोगे लायबिलिटी सेटलमेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर डेट। व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी, इस टर्म को हम समझते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी जो होती है वो होती है लायबिलिटी टू डिलीवर कैश टू सेटल लायबिलिटी, मतलब आपको कैश ही देना पड़ेगा उस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी। नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 100 जोड़ी मतलब 100 शर्ट्स यू विल डिलीवर, या आप ऑडिट की सर्विसेज देंगे अगले 1 साल तक, तो डिलीवर गुड और सर्विसेज टू सेटल लायबिलिटी, तो उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो यदि कैश में सेटल करनी पड़ेगी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, और गुड्स या सर्विस डिलीवर करनी है आपको तो उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब प्राइस फॉर फेयर वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो पहला होता है प्रेफरेंस 1, प्राइस फॉर फेयर वैल्यूएशन शैल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मार्केट, दैट इज ए मार्केट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो मान लीजिए बहुत सारी मार्केट है जहां एक ही तरह गुड्स सेल परचेज होती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस उस मार्केट को दी जाएगी जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है, यानी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है या सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। प्रेफरेंस 2, प्राइस फॉर फेयर वैल्यूएशन शैल बी टेकन फ्रॉम मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, दैट इज ए मार्केट वेयर रियलाइजेशन इज हाईएस्ट। तो अब एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास शेयर मार्केट है, उसमें 2 एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी। तो बीएससी में इन्फोसिस के 1 करोड़ शेयर बिकते हैं रोज मान लीजिए, और जो बीएससी में हर रोज 1 करोड़ शेयर बिकते हैं इन्फोसिस के, और एनएससी में 50 लाख शेयर बिकते हैं। तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? बीएससी को, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है। लेकिन अगर प्रेफरेंस 1 ना चले किसी कारणवश, तो दूसरी प्रेफरेंस जहां पर रेट अच्छा मिलता है, तो मान लीजिए बीएससी में 1 करोड़ शेयर बिकते हैं इन्फोसिस के, लेकिन 500 रुपए के रेट पर शेयर के हिसाब से बिकता है, लेकिन एनएससी में 600 रुपए के या 502 रुपए के हिसाब से हाईएस्ट प्राइस मिलता है, तो प्रेफरेंस 2 में एनएससी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर रियलाइजेशन ज्यादा है। 2 पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इसलिए उसे फेयर वैल्यू में कभी भी एडजस्ट नहीं करते, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, उसे फेयर वैल्यू में एडजस्ट करते हैं। क्यों? ट्रांजैक्शन कॉस्ट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एसेट और लायबिलिटीज दैट इज बीइंग मेजर्ड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस अग्रीड विद अ काउंटर पार्टी। क्योंकि मान लीजिए आपने इन्फोसिस का एक शेयर दूसरे किसी पर्सन को सेल करने के लिए
डन किया तो आप उससे कहते हैं कि मैं 500 रुपए का आपको शेयर बेचूंगा। तो 500 रुपए के ऊपर आपको पता है कि जो डीमैट अकाउंट या ICICIdirect.com जो भी ब्रोकर है वो कमीशन चार्ज करते हैं, STT लगता है, खर्चे लगते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। वो हमने काउंटर पार्टी के साथ एग्री नहीं करी, लेकिन उसके ऊपर से लगने हैं, जैसे लीगल फीस, कमीशन, तो वो कभी भी फेयर वैल्यू में काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। Unlike transaction cost which arise from a transaction and do not change the characteristic of asset और liability, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अराइज फ्रॉम एन इवेंट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है वो एक इवेंट होती है, क्योंकि मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया गुड्स का कि मुझे 1 लाख बॉटल ऑफ कोका कोला चाहिए, तो वो उड़ीसा प्लांट या कर्नाटका प्लांट से आपको दिल्ली में चाहिए, तो वो वहां से जब आएंगे तो लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक इवेंट टुक प्लेस हुई है और आपकी लोकेशन जो है गुड्स की कर्नाटका या उड़ीसा से दिल्ली हो गई है, तो उसकी वजह से उस गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है, लोकेशन चेंज हो गई है। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमेशा फेयर वैल्यू में एडजस्ट होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू ही इक्वल मानी जाएगी फेयर वैल्यू के। तो मान लीजिए आप शॉप पे गए, वहां आप कहते हैं 1 किलो दूध दे दो, तो वो कहते हैं 54 रुपीज पर लीटर, तो वही फेयर वैल्यू है। लेकिन ये रूल कहां काम नहीं करेगा? व्हेन ट्रांजैक्शन इज नॉट एंटर्ड इन प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट में अगर ट्रांजैक्शन एंटर नहीं हुई है, कहीं दूर, मान लीजिए आप वैष्णो देवी गए और वहां पर आपको पता है कि जो रेट्स हैं ऊपर ले जाने के ज्यादा खर्चे होते हैं, इसलिए वहां पर वो 54 रुपीज लीटर वाला जो दूध है, हो सकता है आपको 100 रुपए लीटर मिले, तो वो प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। व्हेन ट्रांजैक्शन इज डन अंडर एनी फोर्स, किसी ने आपसे जबरदस्ती की और वो प्राइस कम ज्यादा कर दिया, तो उस केस में भी ट्रांजैक्शन वैल्यू फेयर वैल्यू के इक्वल नहीं मानी जाएगी। व्हेन ट्रांजैक्शन इज डन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, तो आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं, उसने कहा कि यार 50 लाख का घर है, चल मैं तेरे को 40 लाख रुपए में दे देता हूं, तो वो रिलेटेड पार्टी के बीच है, इसलिए ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू नहीं मानी जाएगी। व्हेन ट्रांजैक्शन इज डन इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, दो भाइयों का बिजनेस कॉम्बिनेशन है या दो कंपनियों ने एक बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाया, ज्वाइंट वेंचर बनाया, उनके बीच में एक ट्रांजैक्शन है जहां डिस्काउंटेड रेट पे एसेट लायबिलिटी हो रही है सेटल, तो उसको भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू फेयर वैल्यू नहीं मानेंगे। एनी डिफरेंस इन ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज ट्रीटेड एज पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। तो यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू और फेयर वैल्यू में कोई भी डिफरेंस है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो IFRS 13 या Ind AS 113 नहीं बताएगा, वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बताएगा जो उस एसेट को कवर करता है। अब देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन दो टाइप से होते हैं, एसेट्स के लिए और लायबिलिटी और इक्विटी के लिए। एसेट के लिए दो तरह की एसेट होती हैं, एक होता है नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, उसको हम कैटेगरी 1 कहेंगे। दूसरा एसेट होता है फाइनेंशियल एसेट, उसको कहेंगे कैटेगरी 2। लायबिलिटीज एंड इक्विटीज में भी दो तरह की लायबिलिटीज एंड इक्विटीज हैं। लायबिलिटीज एंड इक्विटीज दैट आर एसेट्स फॉर अदर पार्टी, तो दूसरी पार्टी के लिए एसेट है, यानी कि वो भी हम एक तरह से कैटेगरी 2 मानेंगे, क्योंकि वो भी दूसरी पार्टीज के लिए फाइनेंशियल एसेट हो गई। दूसरा है लायबिलिटीज दैट आर नॉट एसेट फॉर अदर पार्टी, तो उसे हम कहेंगे कैटेगरी 3। अब सबसे पहले हम कैटेगरी 1 समझते हैं कि नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का क्या होती हैं और कैसे उसका वैल्यूएशन करना है। नॉन फाइनेंशियल एसेट इज एन एसेट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होती है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। नॉन फाइनेंशियल एसेट शैल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज प्रिंसिपल। तो उस जो इस नॉन फाइनेंशियल एसेट का वैल्यूएशन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा? हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज प्रिंसिपल। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज मस्ट कंसिडर, तो इसके लिए हमें क्या क्या कंसिडर करना है? सबसे पहला, फिजिकली पॉसिबल अल्टरनेटिव। सेकंड, वो जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वो लीगली परमिशिबल होनी चाहिए। तीसरा, जितने भी मार्केट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है उनको भी कंसिडर करना चाहिए। चौथा, वैल्यूएशन मस्ट बी बेस्ड ऑन पोटेंशियल यूज, उसका यूज क्या होने वाला है उस बेसिस पे वैल्यूएशन होना चाहिए।
और पांचवा पॉइंट, इफ पोटेंशियल यूज कैन नॉट बी असरटेन्ड देन वैल्यू कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ करंट यूज। अगर फ्यूचर में क्या यूज होगा वो हमें नहीं पता आज की डेट में, तो आज की डेट में उसका क्या यूज हो रहा है उस बेसिस पे हम कर सकते हैं। वैल्यूएशन मस्ट कंसीडर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। वैल्यूएशन को क्या कंसीडर करना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कैसी है। इस तरह की एसेट के एग्जाम्पल क्या हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये सब कैटेगरी 1 नॉन फाइनेंशियल एसेट के एग्जाम्पल हैं और इनका वैल्यूएशन हमें इस तरह से करना है। कैटेगरी 2 फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट इज एन एसेट विद कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट आर आइदर इक्विटी और लायबिलिटी फॉर अदर एंटिटी। या तो इक्विटी होगी उसकी या लायबिलिटी होगी अदर एंटिटी की। इसका ग्रेडिंग और फेयर वैल्यू कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 2 सबसे पहला होता है लेवल 1। लेवल 1 मतलब कोटेड मार्केट क्लोजिंग प्राइस एट स्टॉक एक्सचेंज विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो जैसे शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर का मार्केट प्राइस आप जान सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लेवल 1 कोटेड मार्केट क्लोजिंग प्राइस। तो जो भी, जैसे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को इन्फोसिस के यदि आपके पास शेयर हैं तो उसका जो प्राइस था उस प्राइस को ही आप ले लेंगे कि यही इसका वैल्यूएशन है। एक शेयर का 500 रुपए या जो भी प्राइस कोट होगा जिस दिन आपको बैलेंस शीट बनानी है, जब भी जिस डेट को आपको उसका प्राइस चाहिए। सेकंड होता है, मान लीजिए लेवल 1 कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है। लेवल 2 अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सिमिलर एसेट और लायबिलिटी इन मार्केट विद एंटिटी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट। तो मान लीजिए कोट वो कंपनी जो है जिसको आप डील कर रहे हैं वो लिस्टेड नहीं है, तो पहला पॉइंट तो हो नहीं सकता क्योंकि कोटेड प्राइस तो मिल नहीं सकता। अब दूसरा, हमें दूसरे लेवल पे जाना पड़ेगा। वो लेवल क्या है कि आप जिस एंटिटी के लिए डील कर रहे हैं उसी तरह की एक और एंटिटी का अभी रिसेंट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या सेल परचेज हुई हो, उसका जो भी प्राइस मिला हो सिमिलर एसेट या लायबिलिटी, वो प्राइस हम ले लेंगे और उस कंपनी में और हमारी कंपनी में जो भी थोड़ा बहुत जितना भी डिफरेंस है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो मान लीजिए जो एक कंपनी अभी बिकी है वो 5 साल पुरानी थी और आप जिस कंपनी के वो डील कर रहे हैं वो 3 साल पुरानी थी, यानी 2 साल जो अभी कंपनी बिकी है वो 2 साल का डिफरेंस है। तो उस 2 साल का एक फैक्टर निकाल के हम उस प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि 2 साल पुरानी कंपनी के ज्यादा वैल्यूएशन मिला होगा तो वो थोड़ा सा आपके प्राइस में कम हो जाएगा। अब लेवल 3 वैल्यूएशन टेक्निक जो है, वैल्यूएशन टेक्निक इज यूज्ड वेयर नो ऑब्जर्वेबल वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटीज अवेलेबल। तो जहां पर पहला लेवल 1 भी अवेलेबल नहीं है, लेवल 2 भी अवेलेबल नहीं है, वह तीसरा लेवल करते हैं जहां वैल्यूएशन टेक्निक लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल क्या है फाइनेंशियल एसेट के? डेटर, अदर रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन रिसीवेबल। क्योंकि इन सभी में हमारा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी हम सेल परचेज करते हैं तो वहां भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं, लायबिलिटी दैट इज नॉट एसेट फॉर अदर पार्टी। तो ऐसी लायबिलिटीज जो दूसरी पार्टी की एसेट नहीं है। द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी विद डिमांड फीचर इज नॉट लेस देन द अमाउंट पेबल ऑन डिमांड, discounted from the first date that the amount could be required to be paid. Fair value shall be calculated using valuation technique. The fair value of a liability reflects the effect of non-performance risk. Non-performance risk includes but may not be limited to an entity's own credit risk. इसका एग्जाम्पल है डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट जो है दूसरी पार्टी की एसेट कभी नहीं होती, वो जब भी कोई पैसे मांगेगा तो आपको देने पड़ते हैं, इसलिए उसका जो वैल्यूएशन होता है वही होता है जब भी वो अमाउंट मांगता है। तो इस केस में जो वैल्यूएशन होता है वो जनरली जो वैल्यू आप मांगते हैं और पेबल होता है उसी पे किया जाता है। अब अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो लेवल 3 था उसमें वैल्यूएशन टेक्निक पे होगा, और तो अब वैल्यूएशन टेक्निक क्या क्या हो सकती हैं? पहला है मार्केट अप्रोच। This approach uses price and other relevant information generated by market transaction involving identical or comparable asset liabilities or group of asset liability. तो मार्केट अप्रोच का पहला जो पॉइंट है, ए पॉइंट, उसमें है कि सिमिलर
एसेट या लायबिलिटी या ग्रुप ऑफ एसेट लायबिलिटीज का प्राइस देखते हैं और दूसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं, उस बेसिस पे आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर कंपेरेबल एसेट और लायबिलिटीज। तो मार्केट ट्रांजैक्शन वैल्यू मिल जाए या फिर प्राइस और अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए, इन दोनों में से आप कोई चूज कर सकते हैं। दूसरी होती है इनकम अप्रोच। इन दिस केस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। तो फ्यूचर में आपको उस एसेट से कितनी कितनी इनकम होनी है उसको डिस्काउंटेड करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उस बेसिस पे भी आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। और तीसरी होती है कॉस्ट अप्रोच। इन दिस अप्रोच वैल्यूएशन शेल इंक्लूड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मान लीजिए आपके पास एक मशीनरी है, 1 करोड़ रुपए की आपने 5 साल पहले खरीदी थी और आज की डेट में वो मशीनरी 1.5 करोड़ में मिल रही है मार्केट में। तो रिप्लेसमेंट, यदि आप उस मशीन को आज रिप्लेस करना चाहें तो 1.5 करोड़ रुपए लगेगा। या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच पे कर सकते हैं वैल्यूएशन, या हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच पे, जो भी मेथड आपको बेस्ट सूटेड हो। फॉर्म्स ऑफ मार्केट फॉर कैलकुलेटिंग फेयर मार्केट वैल्यू। कौन कौन सी टाइप की मार्केट होती हैं फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहला होता है एक्सचेंज मार्केट, दूसरा होता है डीलर मार्केट, तीसरा ब्रोकर मार्केट और चौथा प्रिंसिपल मार्केट। एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? जैसे बीएससी एनएससी स्टॉक मार्केट। दिस इज द मोस्ट इफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट, वैल्यू इज कंसिडर्ड विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप स्टॉक मार्केट की साइट पर जाएंगे, moneycontrol.com पे जाएंगे, वहां जो इन्फोसिस या किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस होगा वही प्राइस आप ले लोगे और वही वैल्यूएशन हो जाएगा। और ये वैल्यूएशन जो है इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है और ये सबसे इफिशियंट और स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन है। यदि आप डीलर मार्केट के बेस पे करते हैं तो डीलर होता है, उसका मतलब है कि डीलर मीन्स एन एंटिटी विच इज रेडी टू बाय सेल एसेट एट एनी गिवन प्राइस, बट दिस इज नॉट प्योर प्राइस एंड हेंस एडजस्टमेंट इज नीडेड। तो डीलर प्राइस में जो है आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तभी फेयर वैल्यू निकलेगी। ब्रोकर मार्केट, व्हेन ब्रोकर इज अवेयर ऑफ द परफेक्ट मैच बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ब्रोकर को पता है कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उसको ये पता है कि ये वाला बंदा जो मिस्टर ए है वो खरीदने के लिए रेडी है और मिस्टर बी जो है वो बेचने के लिए रेडी है। उसे पता है कि मैं यदि इन दोनों को मिला दूं तो ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तो उसे कहते हैं हम ब्रोकर मार्केट। लेकिन यहां पे भी प्राइस प्योर नहीं होता और यहां पर भी एडजस्टमेंट रिक्वायर होती है, क्योंकि यहां ब्रोकर इन्वॉल्व होता है। और चौथी होती है प्रिंसिपल मार्केट। यहां पर बायर और सेलर इंडिपेंडेंट होते हैं और प्राइस जो है सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन होता है। तो आप ओपन मार्केट होती है, वहां जाके आप पूछते हैं हाँ जी इसका क्या रेट है, 100 रुपए, आप कहते हैं 90 रुपए में दे दो, तो वहां पे नेगोशिएशन अलाउड होती है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल मार्केट। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि मान लीजिए एक ही तरह की एसेट है और लायबिलिटीज भी है, मतलब आप एक चीज में डील करते हैं जब उस चीज को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, यानी उस चीज में आपकी एसेट भी है लायबिलिटी भी है, तो क्या आप उसे नेट करके वैल्यूएशन कर सकते हैं? तो इंड AS 113 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर बेसिक वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज सेपरेटली। तो इंड AS 113 कहता है कि आपको सभी तरह की एसेट और लायबिलिटीज, चाहे वो एक जैसी भी हो, सभी को सेपरेटली वैल्यूएशन करना है, यानी एसेट को अलग वैल्यू करना है, लायबिलिटी को अलग वैल्यूएशन करना है, नेट नहीं करना है। लेकिन However, there are situations when net value is permitted. कुछ ऐसे केसेस हैं जहां नेट वैल्यूएशन परमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव विच आर बीइंग नेटेड विद ऑल एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन कैन बी मेड ऑन नेट बेसिस। एक एग्जाम्पल है कि डेरिवेटिव के केस में आप जितनी भी ओपन पोजीशन हो, जहां पे आपकी एसेट भी हो लायबिलिटी भी हो, उनको आप नेट करके वैल्यूएशन कर सकते हैं। वैल्यूएशन का बेसिस क्या होगा? यदि 1 करोड़ रुपए की एसेट है डेरिवेटिव के केस में और 50 लाख की लायबिलिटी, यानी एसेट ज्यादा है, तो वैल्यूएशन का बेस रहेगा एसेट, यानी कि जो रूल इंड AS 113 या IFRS 13 में एसेट के बेस पे लगा है वो रूल लगेंगे कि एसेट के बेस पे वैल्यूएशन होगा, और लायबिलिटी बेस यदि लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है। रूल एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेट वैल्यूएशन। नेट वैल्यूएशन के केस में क्या क्या रूल लगेंगे? अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो मैनेज सिमिलर रिस्क ऑन नेट बेसिस। जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि और जो कंपनीज हैं या और लोग हैं, वो भी
ये रिस्क है, सिमिलरली मैनेज कर सकते हैं और सिमिलरली ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग भी इसे नेट बेसिस पे ही करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी अलग अलग कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो नेट बेसिस पे करूंगा, तो ये अलाउड नहीं है। मतलब मार्केट में सभी लोग अगर उस तरह की एसेट को नेट बेसिस पे कर रहे हैं तभी आप उसको कर सकते हैं। मतलब एक तरह से जनरल प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी सम इंफॉर्मेशन एंड मार्केट प्रैक्टिस अवेलेबल फ्रॉम मेकिंग दीज एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन नेट बेसिस। तो वही जो मैंने कहा कि मार्केट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसको नेट बेसिस पे करना है, सिर्फ आप करना चाहें तो ऐसा अकेले नहीं कर सकते। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच गए हैं हम। जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस फॉर फेयर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यूएशन में जनरल मतलब मान लीजिए आपको कोई रूल नहीं मिल रहा, लेवल 1 अवेलेबल नहीं, लेवल 2 नहीं, लेवल 3 आपको समझ नहीं आ रहा, तो जनरली मार्केट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के केस में आपके पास ना लेवल 1 होता है ना लेवल 2। सबसे पहले आता है वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है तो उसका लेवल 2 रिप्लेसमेंट वैल्यू भी नहीं मिलेगा, वो पूरा काम लेवल 1 अवेलेबल नहीं होता, ये कोटेड नहीं होती, या तो आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेंगे, जो होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है कि क्या कॉस्ट लेवल 2 पे नहीं करेंगे, तो लेवल 3 जो भी होता है डिस्काउंटेड कैश, क्या होता है या तो कैपिटल वर्क वैल्यू पे ले सकते हैं लेवल 2, या थर्ड लेवल डिस्काउंटेड कैश फ्लो या रेंट कैपिटलाइजेशन। जितना भी फ्यूचर में आपको रेंट मिलने वाला है उसको कितने साल तक नहीं मिलेगा, कैपिटलाइजेशन करके वो वैल्यू निकल सकती है। चौथी एसेट होती है बायोलॉजिकल एसेट, उसके केस में या तो मार्केट वैल्यू ले लीजिए लेवल 2 या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पांचवा, लोन गिवन, यदि आपने किसी को लोन दिया है, एसेट है आपकी, तो उसका वैल्यूएशन होता है लेवल 3 यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उससे क्या क्या इंटरेस्ट इनकम और फ्यूचर में कितना कैश फ्लो आने वाला है, तो उसका डिस्काउंट करके आप आज की डेट में वो वैल्यूएशन कर सकते हैं। सिक्स्थ होता है डेटर्स और बिल रिसीवेबल। तो आपने किसी को माल बेचा, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? उसका वैल्यूएशन सिंपल है, ओरिजिनल इनवॉइस जितने का था उसी पे आप वैल्यूएशन करेंगे। सेवंथ होता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर और डिबेंचर। तो आपने किसी इक्विटी शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, यानी आपकी एसेट है, तो सबसे पहला तो यदि वो लिस्टेड है वो कंपनी या एसेट शेयर, तो उसका आप मार्केट में जाकर कोटेड प्राइस ले लेंगे और उस पर वैल्यूएशन कर लेंगे। अगर वो नहीं है तो उसी तरह के कंपनियां ढूंढेंगे उनका सिमिलर एसेट्स का, और उसमें जो भी एडजस्टमेंट है, यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कोई कंपनी 3 साल पुरानी है, दूसरी 5 साल पुरानी, तो उसमें एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा है कि आपको कितना डिविडेंड, कितना इंटरेस्ट, कितनी अर्निंग मिल रही है, उसका कैपिटलाइजेशन करके निकालेंगे। आठवीं एसेट है इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर इश्यूज, इक्विटी और लायबिलिटी, यानी जिस कंपनी ने इक्विटी शेयर और डिवेंचर इशू किए हैं उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, यानी लायबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे होगा। सबसे पहला कोटेड प्राइस, यदि वो लिस्टेड है, नहीं है लिस्टेड तो वही सिमिलर तरह की कंपनी या सिमिलर तरह की एसेट लायबिलिटीज को ढूंढेंगे और उसमें जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे। वो भी नहीं मिलता तो कितना वो डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसका कैपिटलाइजेशन करेंगे और उसका वैल्यूएशन निकाल लेंगे। नाइन्थ होती है लोन लायबिलिटीज। पहले हमने लोन एसेट डिस्कस की थी, लोन लायबिलिटी के केस में आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लेंगे। और लास्ट होता है क्रेडिटर या बिल पेबल। तो जैसा हमने डेटर्स में डिस्कस किया था, इसको भी ओरिजिनल इनवॉइस पे वैल्यू किया जाता है। आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको इंफॉर्मेशन जो मैंने ये वीडियो बनाया है IFRS 13 इंड AS 113 अच्छी तरह समझ आया है तो इसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और लोगों से शेयर करें ताकि सभी को हम एजुकेट कर सकें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ IFRS 13 या इंड AS 113 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अब आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है इसे समझने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोगों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और साथ ही यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।